औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन देखी। हमने देखा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके बाद हमने एटीपी की स्ट्रक्चर देखी। आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। आपको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड बनाते हैं और उनकी फूड होती है ग्लूकोज। और ये किस तरह बनाते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन करते हैं, लेकिन उनके कंबाइन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। अब ये नीचे देखें, इसमें यहाँ पे आपको रिएक्शन की मदद से समझाया गया है ये प्रोसेस। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 होते हैं वाटर के। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल दे कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बन रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर सिर्फ इस रिएक्शन को देखिए तो इसमें ये एक बाई प्रोडक्ट है। वैसे जो ऑक्सीजन है आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस की हद तक अगर हम देखें तो ये एक बाई प्रोडक्ट है। और इसमें साथ साथ 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर के। आपने पीछे एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा था कि 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक और दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो रिएक्शंस होते हैं जो बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, यानी जिसमें कोई नई चीज़ बन रही होती है, और कैटाबॉलिक जो होते हैं उसमें चीज़ें टूट रही होती हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो है वो बन रही है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है इसके बाद वो होता है रेस्पिरेशन। अच्छा जी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है ये मेन सोर्स है फूड का फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स, क्योंकि जितनी भी लाइफ है इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर उन सबको जो फूड मिलती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलती है। अब इसमें ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन सभी प्लांट्स में होता है, जिसमें सिंपल प्लांट्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जैसे एल्गी, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, सब में नहीं, लेकिन जिन बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है। और उसके बाद आपको दी गई है ये स्टूडेंट साइड बॉक्स में ये देखें, यहाँ पे बताया गया कि जिस वक़्त प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं जिस वक़्त वो एटीपी बनाते हैं एडीपी से या एएमपी से, तो उस वक़्त वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि वो एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम पैसे रखते हैं बैंक में और जब हमें ज़रूरत हो वहाँ से निकाल लेते हैं, तो इस तरह से जो सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसको किस फॉर्म में चेंज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जब ये रिक्वायर्ड होती है तो इस एनर्जी को दोबारा से वो कन्वर्ट कर लेते हैं टू काइनेटिक एनर्जी। जिस वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो वहाँ पे आपने देखा 2 मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट्स को, एक है वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन्हीं 2 को कंबाइन करते हैं प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और वाटर जो है ये तो आपको पता ही होगा कि वाटर जो है प्लांट्स सॉइल से लेते हैं थ्रू देयर रूट्स, और रूट्स जो है जब वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो रूट हेयर्स जो हैं वो उनकी हेल्प कर रही होती हैं। और वाटर किस तरह से मूव करता है, थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि जब भी वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तो उसकी जो मूवमेंट है थ्रू अ मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब उसके बाद जब ये रूट्स में जाता है वाटर तो वहाँ से ये होता हुआ रूट्स के ज़रिए स्टेम में जाता है, और फिर स्टेम के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। ये लीव्स तक पहुँचाया जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है वो लीव्स के अंदर ही होना है।
तो इसलिए रूट से पानी होके उसके बाद जाइलम वेसल्स के थ्रू ये पहुंचता है लीव्स में। अब दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हवा के अंदर प्रेजेंट होती है और हवा से जो है वो लीव्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। अब वहाँ से ये उनको लेते हैं, क्योंकि ये भी लेते हैं थ्रू डिफ्यूजन, क्योंकि हवा में नॉर्मली जो है वो इसकी मिकदार ज़्यादा होती है और जो रूट के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पे कम होती है, तो इसलिए ज़्यादा से कम की तरफ ये खुद ब खुद आ जाती है। जब ये एब्जॉर्ब होती है एयर से, तो उसके बाद ये एयर स्पेसेस में चली जाती है विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स आपको याद होंगे कि अगर आपने लीफ की स्ट्रक्चर आपको याद है तो उसके जो स्टोमेटा के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर की साइड पे होते हैं मीजोफिल सेल्स। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं स्पंजी मीजोफिल और दूसरे होते हैं पैलिसेड मीजोफिल। जो स्पंजी मीजोफिल है ख़ास तौर पे उनके दरमियान बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं, तो जब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो चली जाती है इन एयर स्पेसेस में। अब ये एयर स्पेसेस में प्रेजेंट होती है और एयर स्पेसेस में वाटर होता है और उसके अंदर ये डिफ्यूज़ हो जाती है और वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाती है मीजोफिल सेल्स में। यानी जब बाहर से आती है तो पहले ये चली जाती है एयर स्पेसेस में, एयर स्पेसेस के अंदर जो वाटर है उसमें डिफ्यूज़ करती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूजन के थ्रू जाती है मीजोफिल सेल्स में। और असल में जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो मीजोफिल सेल्स के अंदर ही होता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दोबारा से आपको याद करवाई गई है कि ऑस्मोसिस क्या है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड वन थ्रू अ मेम्ब्रेन। अच्छा जी, स्टोमेटा क्या है, कितने होते हैं? तकरीबन 1 to 2% होते हैं पूरी लीफ सरफेस के। यानी अगर 100% है उसकी सरफेस तो उसमें से सिर्फ 1 या 2% जो है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पे देखें पूरी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको उसकी समरी बना के आपको बताई गई है। फोटोसिंथेसिस जो है इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट and then they prepare ATP and NADPH from with the help of light। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और साथ साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी आ रहा होता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं ये कि उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सनलाइट एनर्जी है तो उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं, स्टोर कर लेते हैं उसको और बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कि जैसे हम पैसे रखते हैं बैंक के अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो लाइट रिएक्शन में सनलाइट को स्टोर कर लेते हैं एटीपी की फॉर्म में और बाद में नेक्स्ट रिएक्शन में, जैसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन क्यों है और लाइट क्यों है? क्योंकि लाइट रिएक्शन में सनलाइट यूज़ होती है और डार्क रिएक्शन में सनलाइट यूज़ नहीं हो रही होती, चाहे ये प्रेजेंट भी हो। डार्क रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस वक्त ये हो रहा होता है तो प्लांट्स जो हैं वो अंधेरे में होते हैं। प्लांट्स तो आपको पता है मूव ही नहीं कर सकते, वो तो एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन में वो लाइट को यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। तो लाइट रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज होता है और इसकी ब्रेक डाउन से क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये जो ऑक्सीजन है ये चेंज हो जाती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में और यहाँ से निकल जाती है। ये वही ऑक्सीजन है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है और उसके बाद एटीपी बन रही होती है, साथ NADPH बनता है, निकोटीन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये जो है ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड और पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो स्टोर है इसके अंदर, तो इसीलिए आप जो है ये चैप्टर जो है इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है और इस चैप्टर का नाम क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि हर जगह आप देखते हैं कहीं पे एनर्जी स्टोर हो रही है और कहीं पे वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म में। तो अब लाइट रिएक्शन में जो असल मकसद है वो है स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद आता है डार्क रिएक्शन। तो चूँकि डार्क रिएक्शन जो है ये एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करता, ये लाइट रिएक्शन को यूटिलाइज नहीं करता,
तो इस वजह से ये जो दो मॉलिक्यूल्स पहले से बने हुए थे, इनकी जो एनर्जी है वो अब यूटिलाइज होगी इस डार्क रिएक्शन में। तो ये जो है ये थैलाकॉइड्स के अंदर होता है और ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। अब इस स्टेप पे आके जा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें यूज़ होती है, और आप देख रहे हैं कि चूंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं, तो एटीपी जब यूज़ होगी इसकी एनर्जी के बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये एडीपी में कन्वर्ट होगी, ये एक फॉस्फेट अलग हो गई, और इस तरीके से इसकी जो एनर्जी है वो 7.3 किलो कैलोरीज आपने पीछे पढ़ा था कि जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, वो होगी, और उसको प्लांट्स यूज़ करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। और NADP जो है इसके साथ से ये हाइड्रोजन हट गई और ये बना लेगी NADP प्लस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके, लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों को इकट्ठा दिखाया गया यहाँ पे, यानी पूरे फोटोसिंथेसिस की समरी है। अब इसके बाद हम बारी बारी दोनों को देखेंगे, पहले लाइट रिएक्शन को और उसके बाद डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट इनसाइड द मेसोफिल सेल्स, दे एब्जॉर्ब लाइट। अब जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, तो इनके एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो लाइट के अंदर ही होती है। एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज़ करता है और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या उनसे रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस वक्त भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो इनमें भी ऐसे ही होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड दे आर एमिटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल, यानी वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर से निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, अब ये चले जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, और तो उसको हम कहते हैं, वो एक से दूसरे को जब जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जैसे जैसे वो नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे, आपने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जब भी किसी चीज़ से वो रिलीज़ होते हैं तो एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो ये हायर एनर्जी लेवल से आएंगे आहिस्ता आहिस्ता लोअर एनर्जी लेवल पे। यहाँ पे क्या हुआ था, ये हायर एनर्जी लेवल पे गए थे और यहाँ पे उन्होंने एनर्जी यूज़ की थी। अब जो एनर्जी उन्होंने यूज़ की थी वो उसको वो रिलीज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आ रहे हैं, और ये एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी साथ साथ इनटू ATP, इसकी फॉर्म में स्टोर होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसी एनर्जी को यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन में, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन लाइट क्या करती है, एक लाइट का फंक्शन तो आपने अभी देख लिया कि इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नंबर 2, इट ब्रेक्स डाउन द वाटर मॉलिक्यूल, or this is known as photolysis. Photo means light, lysis means breakdown. The breakdown of water molecule takes place and oxygen is released. जो पीछे आपको डायग्राम में मैंने दिखाया, आगे फिर दिखाऊंगी। Hydrogen atom of water gives electrons to chlorophyll and becomes ions. अब हाइड्रोजन आइंस जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है हर एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो रिलीज़ हो जाएगा इस क्लोरोफिल एटम का जो गैप रह गया था उसको फिल करने के लिए। ये गैप कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए थे। फर्स्ट स्टेप में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो गए, हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, अब वो वापस दोबारा इस क्लोरोफिल के पास नहीं आएंगे, तो इसका जो गैप रह गया था वो फिल कौन करेगा, हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, और वो हाइड्रोजन खुद जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे आयन। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरोफिल के एब्सॉर्ब हुए थे और वो गुजरे थे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड द हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADPH। एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था क्लोरोफिल से, और दूसरा क्या, दूसरी हाइड्रोजन जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए क्लोरोफिल को, ये दोनों चले जाएंगे NADP प्लस के पास और बना लेंगे NADPH। और अब आप देख रहे हैं दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बन गए, ATP और NADPH।
इन दोनों की फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है और इट विल बी यूटिलाइज्ड इन द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड द डार्क रिएक्शन। और इसमें ये जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जी शेप्ड फ्लो चार्ट बन रहा है। आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल शो किया गया है। इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट आ रही है। ये देखें, फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ये पढ़ रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में ही वो ट्रैवल करती है। तो ये आगे पड़ी है इसके ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया हायर एनर्जी लेवल पे, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, और अब ये गुजरेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये चूँकि पहले ऊपर गया था एनर्जी एब्जॉर्ब करके, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करनी है, और ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दरमियान में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वन बाय वन इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे में शिफ्ट करते जाते हैं। वो यहाँ पे नहीं दिखाए गए, वो आगे डिटेल में फर्स्ट ईयर में आपका वो होगा सारा डिटेल। तो यहाँ पे जो है वो सिंपली ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसको सिम्बलाइज किया गया है, और साथ साथ बन रही है एटीपी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी लूज़ करेगा और इस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होगी एटीपी की फॉर्म में, स्टोर हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ये। और अब ये इलेक्ट्रॉन जो थे एनर्जी लूज़ करने के बाद ये दूसरे हाइड्रोजन एटम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में चले जाएंगे, और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी चले गए हैं हायर एनर्जी लेवल पे। किस तरह कि उन्होंने भी लाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एनर्जी। तो इस तरह से इसका भी गैप जो था वो फिल हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने गैप फिल किया। लेकिन जो यहाँ पे गैप रह गया था ये कैसे फिल होगा? ये इस तरह से कि इस लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक तो इसके मॉलिक्यूल्स एमिट हो रहे हैं, साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, और इसको हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस से एक तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और साथ साथ हाइड्रोजन एटम्स आयंस बनेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इस हाइड्रोजन ने वो चले जाएंगे टू फिल द गैप विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय एमिटिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, यहाँ पे गैप प्रोड्यूस हो गया, ये गैप फिल करेगी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अब कहाँ पे यूटिलाइज होगी? ये यहाँ से जाएगी और इस NADP प्लस के साथ कंबाइन करेगी। साथ साथ जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली यहाँ से आए थे, फिर इधर से हो के इधर से होते हुए और फिर इधर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कंबाइन करेंगे इसके साथ और ये बना लेंगे NADPH। तो ये दोनों जो येलो आपको दिखाए गए हैं मॉलिक्यूल्स, दीज आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी यूटिलाइज्ड इन द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड द डार्क रिएक्शन। और उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इजीली ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन।